पूछताछ करनी है मुझे। You want to explore spirituality? Spirituality. Okay. किताबें पढ़ती हैं आप? Yeah. Okay. Who's your favorite author? तो मैं ज्यादा मैं जब कॉलेज में थी तो मैं पीजी ओडस मेरा फेवरेट था। वो इंग्लिश ह्यूमर बुक्स करते हैं और कन्नड़ बुक्स मैं पढ़ती थी, एंड देन अभी तो मैं साइंस फिक्शंस पढ़ती हूँ मैं बस। ओके, ऑलराइट। अब्दुल कलाम जी मेरा फेवरेट है। क्या बात है। बहुतों के फेवरेट हैं वो। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में खास तौर पर एक परंपरा सी होती है, घरों में संगीत की परंपरा होती है। नॉर्मली हमने देखा है कि सबको संगीत के बारे में जानकारी दी जाती है परिवारों में। आपको भी संगीत में रुचि है? हाँ, मेरे मम्मी तो पूरा संगीत की विद्वान है। उनको विद्वत किया है। वो 500,000 लोगों को संगीत पढ़ाया है। तो अच्छा। मैंने घर में मम्मी को संगीत पढ़ाते हुए देखा है। इंडिपेंडेंट लेडी है सब। थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता आप है। भी गा लेती हैं? हाँ? वीणा और संगीत, वीणे। और सीधे आपको ले चलते हैं असम के कोकराझार, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक समारोह में भाग ले रहे हैं और एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और बेहद अहम एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। सैकिया जी, मंच पर उपस्थित पवन शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक महोदय, मंच पर उपस्थित आसाम सरकार के सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और आज नलबारी की इस महान भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जिस पवित्र भूमि पर बैठा हूं और अभी जिनको हमने उनकी वीरता के लिए, जिनके शहीद जज्बे के लिए माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी, ऐसे शहीद मुकुंद काकती को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये शहीद मुकुंद काकती ही थे जिन्होंने 1942 की 20 सितंबर को गोहपुर थाने पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। और ऐसे हजारों बलिदानियों के बलिदान के कारण ही आज हमारा भारत स्वतंत्र होकर यहां बैठा है। मित्रों, आजादी के लिए प्राण की आहुति देने वाले शुक्लेश्वर मेघी, प्रमोद दीक्षित और केरल से आकर असम को अपना बनाने वाले श्री मुरली को हम कैसे भूल सकते हैं। ये सभी योद्धाओं ने यहां पर बलिदान देकर आजादी की चिंगारी को आगे बढ़ाया। और ये हमारा नलबारी क्षेत्र ज्ञान और विज्ञान का भी क्षेत्र रहा है। यहां के महान सपूत गिरधारीलाल शर्मा प्रतिष्ठित असम साहित्य सभा के अध्यक्ष बने और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित धीरेश्वर आचार्य, मनोरंजन शास्त्री, त्रिलोकीनाथ गोस्वामी और रघुनाथ चौधरी, भवदेव भगवती, गंगा शास्त्री, अनेक विद सरस्वती पुत्रों ने इस क्षेत्र का नाम देश में आगे बढ़ाया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार असम के सभी पुत्रों को प्रणाम करती है। मित्रों, यही के हमारे भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और श्रीमंत माधवदेव को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा, धन्य धन्य कैकाल, धन्य नार तनुभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। मित्रों, ये दोनों महापुरुषों ने असम के अंदर भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। आज मैं सर्बानंद सोनोवाल
और हेमंत विश्व शर्मा को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ये महापुरुष शंकरदेव की जन्मभूमि पर लगभग 155 करोड़ के खर्च से उनके स्मारक को जीवित करने का काम किया है। इतना ही नहीं, 50 साल पुराने जितने भी नामघर है, 8000 नामघर को 2.5 लाख रुपए की सहायता देकर असमिया संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए आसाम ने काम किया है। मित्रों, जो आसाम की संस्कृति की बात करते हैं, सालों सालों तक यहां शासन में रहे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया असमिया संस्कृति के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए? वोट बटेरने के अलावे कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने श्रीमंत शंकरदेव को चिर स्मरणीय बनाने के लिए एक कदम उठाया है और उसको आगे भी हम बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं कि आसाम को घुसपैठ मुक्त आप बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? जरा जोर से बोलो, आसाम को घुसपैठ मुक्त बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल आसाम को घुसपैठियों से सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जरा बताइए भैया, रख सकते हैं क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को आसाम के अंदर सरल करके दी, क्योंकि उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। घुसपैठ को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार रोक सकती है, और हमने कर कर दिखाया है। धारा 370, 70 साल से कोई इसको छूने की हिम्मत नहीं करता था। श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। 500 साल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए देश भर से आवाज उठती रही, किसी की हिम्मत नहीं चली। आज दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, गगनचुंबी मंदिर, आप मुझे बताइए भैया, एक कांग्रेस पार्टी कई बार भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती, मगर कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, केरल मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किए हो। अजमल का भाषण सुनने वाले आप बता सकते हो, मुझे बताओ, ये कौन सी सेक्युलर पार्टी है? कांग्रेस पार्टी आसाम को किस दिशा में ले जाएगी? बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के हाथ में आसाम सुरक्षित रह सकता है क्या? बताइए भैया, रह सकता है क्या? जोर से बोलिए, रह सकता है क्या? मित्रों, आसाम को सुरक्षा देनी है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भाई और बहन, अभी अभी मैं बोडो क्षेत्र से आया हूं। आज 1 साल समाप्त हुआ बोडो समझौते को। मैं पूरी आसाम की जनता को कहने आया हूं, कांग्रेस के शासन में हमेशा एक दूसरे के साथ लड़वाने का काम किया। अंग्रेज गए, मगर कांग्रेस ने अंग्रेजों की नीति को पकड़ लिया, फूट डालो और राज करो। कभी आदिवासी और गैर आदिवासी, कभी आसामिया और बाहर के लोग, कभी बोडो और नॉन बोडो, ये लड़ाते 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 आसाम को 20 साल तक रक्त रंजित किया। 10,000 से ज्यादा आसामी युवा का खून बहा या नहीं बहा? बताओ भैया, बहा या नहीं बहा?
और जिन्होंने आसाम के युवाओं पर गोली चलाई, किसने चलाई? ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चलाई। आज आंदोलन करने वाले दूसरा स्वरूप देकर कांग्रेस पार्टी को मदद करने निकले हैं, वोट कटवा बनकर भाजपा को हराने निकले। आसाम की जनता ये जो भेष बदलकर कांग्रेस को मदद करने के लिए बाहर निकले हैं, उनको जान ले, उनके मन में आसाम का हित नहीं है। उनके मन में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करना है। मगर मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि आसाम और आसाम की जनता अब विकास के रास्ते पर आगे चल चुकी है। 5 साल में मोदी जी ने बोडोलैंड की समस्या को समाप्त किया, ब्रू रियांग समझौता किया, 800 से ज्यादा हथियारी लोग अलग अलग 8 ग्रुपों के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हथियार डालकर मुख्य धारा में समाहित हो गए। अब आसाम को शांति चाहिए, आसाम को विकास चाहिए, आसाम को आगे बढ़ाने वाला एक रास्ता चाहिए, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। मित्रों, आसाम का गौरव है गैंडा। काजीरंगा जंगलों के अंदर एक घुसपैठियों ने अड्डा था, गैंडों का शिकार करते थे, सैकड़ों की संख्या में गैंडे मारे गए, कोई कुछ नहीं बोलता था। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा के अंदर से घुसपैठियों का सफाया कर दिया, आज गैंडा सुरक्षित है। मित्रों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, यहां विकास की एक बाढ़ आई है, नए रास्ते बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, उद्योग लग रहे हैं, और आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं आपको अपील करना चाहता हूं मित्रों कि एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम आसाम को गोली मुक्त कराए, आसाम को आंदोलन मुक्त कराए हैं, हम आसाम को बाढ़ मुक्त भी कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, पिछले 4 वर्ष के दौरान 20,000 किलोमीटर से अधिक रोडों का निर्माण किया। रिफाइनरी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था, सरायघाट पुल के लिए आसाम को 30 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, मगर अब क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक काम हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार ने 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आ रहा है, टीहू में फूड पार्क आ रहा है, जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान केंद्र बन रहा है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने जेरंगा पठार में 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर भूमि का मालिक बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। गैस की रॉयल्टी के 8,000 करोड़ रुपया सरदार मनमोहन सिंह यहीं से प्रधानमंत्री थे, नहीं आता था। 2014 में अपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में 8,000 करोड़ रुपया आसाम का आ गया। मित्रों, कोविड में भी मैं आसाम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ आसाम की सरकार बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। मित्रों, आसाम सरकार इस प्रकार से कोविड का यहां पर प्रबंधन किया, इससे अनेक लोगों की जान बची और मृत्यु का दर 0.47% रह गया और 98% लोग आगे निकले हैं। मित्रों, आज मैं चाय बागान के क्षेत्र के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमने चाय बागान क्षेत्र के
लगभग 7.20 लाख लोगों का बैंक अकाउंट खोलकर उनके पसीने की कमाई से कटौती बंद कराई। इस तरह राज्य के 26 जिलों के 7,20,000 लोगों को 5,000 रुपये की राशि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अस्थायी महिला चाय बागान कामगारों को प्रेगनेंसी के समय 12,000 रुपये देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में उचित शिक्षा की व्यवस्था करने वाले हैं, उनके निवास का प्रबंधन करने वाले हैं और उनके स्वास्थ्य का भी प्रबंधन करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आज उनके वेतन के लिए आंदोलन करी है। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मगर के आंसू मत बहाइए भैया, मत बहाइए। आपके शासन में ये बेचारे उजड़े हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उचित समय पर आपके वेतन का भी निर्धारण करने का वादा करती है और हम इसको आगे बढ़ाने वाले। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब कांग्रेस सरकार को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं और बदरुद्दीन अजमल को पूछना चाहता हूं, 10 साल 15 साल तक यहां सरकार रही, आपने काम के लिए क्या किया? 13वें वित्त आयोग में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, 79,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 79,000 करोड़ रुपया दिया। और 14वें वित्त आयोग में भाजपा सरकार आई, 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,55,292 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने 40 बार से ज्यादा बार आकर नॉर्थ ईस्ट आकर समग्र नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है और अनेक गुना बजट में वृद्धि की है, शांति की स्थापना की है और पूरा पूर्वोत्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं असम की जनता को कृतज्ञ निवेदन करने आया हूं। मित्रों, बताइए, यहां दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे? ऊपर नीचे दोनों कमल के फूल लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। That was Home Minister Amit Shah addressing a public rally at Nalbari, Assam. Home Minister Amit Shah was talking about the various development initiatives taken by the BJP-led government in the state of Assam, and he appealed to the people to once again put the NDA in power in Assam in the upcoming elections. He also spoke about the legacy of the previous Congress government, and he said that violence and misgovernance are the only highlights of their government. He also spoke about the manner in which NDA has created a name for itself by taking bold and swift decisions, whether it's decisions in Jammu and Kashmir or over the Ram Mandir issue. And finally, Home Minister Amit Shah once again appealed to the people to give another chance to the NDA-led government in the upcoming polls in Assam. Moving on in the bulletin, the Halwa ceremony marking the final stage of the budget-making process for Union Budget 2021-22 was held in the presence of Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman in New Delhi on Saturday. A customary Halwa ceremony is performed every year before the lock-in process of budget preparation begins. In an unprecedented initiative, Union Budget 2021-22 will be delivered in a paperless form for the first time. The budget is to be presented on the 1st of February, as is the new tradition, 2021. On the occasion of Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the Union Budget mobile app for hassle-free access of budget documents by members of Parliament and the general public using simplest form of digital convenience. The mobile app facilitates complete access to 14 Union Budget documents, including the annual financial statement, demand for grants, finance bill as prescribed by the Constitution. And the app has a user-friendly interface with embedded features of downloading, printing and search.
It is bilingual. English and Hindi will be available on both Android and iOS platforms. The budget documents will be available on the mobile app after completion of the budget speech by Finance Minister on the 1st of February. Home Minister Amit Shah today addressed the opening ceremony of the first Bodo Territorial Region BTR Accord Day celebrations in Kokrajhar, Assam. Government of India had signed the historic Bodo Peace Accord with the Government of Assam and Bodo stakeholders in New Delhi on 27th January 2020. The accord aims to bring peace, stability in the state. Addressing the first BTR Accord Day celebrations, Amit Shah reiterated that the government is committed to fulfill all promises made in this accord. एक ऐतिहासिक बोडो समझौता 27 जनवरी 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे उसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त जो बातें हुई थी लिखित में और मौखिक में, आज आप सबके सामने इसका कमिटमेंट दोहराने आया हूं कि भारत सरकार वो सारे वादों को पूरा कर आपके विश्वास को पूरा करेगी. And Amit Shah said Centre is committed for development not only of Assam but the whole of Northeast region. नरेंद्र मोदी सरकार न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व के विकास के लिए कटिबद्ध है. मोदी जी स्वयं ये 2 टर्म में मिलाकर 40 से ज्यादा बार उत्तर पूर्व का दौरा कर रहे हैं. सबसे ज्यादा दौरा करने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी. मित्रों, 14वें वित्त आयोग में जो ग्रांट मिली, कांग्रेस के 13वें वित्त आयोग से 251% ज्यादा ग्रांट दी. कांग्रेस 90,000 करोड़ दी थी, नरेंद्र मोदी जी ने 3,13,375 करोड़ रुपया दिया. Hitting out at the Congress, Amit Shah said it is time to teach a lesson to those who ruled the state for many years. He said political parties just played politics over different issues in the state but could not solve their problems. कांग्रेस पार्टी सालों तक असम को रक्त रंजित करती रही. मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन न हुए होते आज हमारा असम कहां पहुंचा. आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आसामी, नॉन आसामी, बोडो, नॉन बोडो, ये झगड़े खड़े करने वाले लोगों को पहचान लीजिए. ये हमारे विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं. और समय आ गया है कि आसाम की जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाने. And the minister also appealed to people to vote for the BJP in the upcoming elections for all-round development in the state. और शांति के युग की जो शुरुआत हुई है, इसको अगले चरण के में ले जाने का काम करिए. और मित्रों, मैं फिर से एक बार कहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त, घुसपैठिए मुक्त, आतंकवाद से मुक्त. And Prime Minister Narendra Modi is interacting with guests, cadets and Swayamsevaks of NSS to participate in Republic Day celebrations. We take you live to the venue. सिंह सरुता जी का माननीय देशभक्ति भावना की रंगोली आज हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उकेर रहे हैं. आज सारा भारत मानो देशभक्ति के मंत्र बांच रहा हो, मानो मौसम भी देश धुन पर नाच रहा हो. अब नहीं फिक्र नया आगाज करो, अब नहीं फिक्र नया आगाज करो, जैसे बाज की होती है परवाज करो. 1.25 अरब के स्वर्णिम सपनों में वो ताकत भरी है न्यू इंडिया ने कि माँ भारती का गौरव और सम्मान कभी भी धुंधला हो ही नहीं सकता. आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज की स्वर्णिम किरणों ने, आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज की स्वर्णिम किरणों ने, पर्वत का गर्व विदीर्ण किया भारत के साहस चरणों ने. इसी विश्वास, इसी उत्साह और इसी उत्सव भावना को एक साथ व्यक्त कर रहे हैं पूरे देश भर से आए टैब्लो कलाकार एक फ्यूजन प्रस्तुति के द्वारा. आइए देखते हैं. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया,
मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती है वतन उनको तेरी कसम तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे ऐ वतन वंदे मातरम 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 तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान ये तुझे वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना यहाँ चूड़ी छाती वीरों की यहाँ बोली शक्लें हीरों की यहाँ गाते रांझे मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में जिसके सीने मस्तक बाजू आंखों में बस देश लिखा जिसने अंतिम बूंद रक्त से जय भारत संदेश लिखा आओ उसका सपना पूरा करने कसम उठाते हैं जय शेखर आज़ाद बोलकर अपना देश बनाते हैं जय शेखर आज़ाद बोलकर अपना देश बनाते हैं। आज नया भारत पराक्रम की ज्वलंत मशाल है एकता की जीती जागती मिसाल है भारत विजय गर्जना का नायक है 21वीं सदी भारत की ही होगी हमारे अंतर में इस विश्वास की लौ जल रही है इस एहसास की लौ जल रही है कि हम लहरों के विपरीत भी बहना जानते हैं जाग उठा है मेरा भारत नवयुग के सूरज की स्वर्णिम किरणों में चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। एनएसएस के वॉलंटियर्स नृत्य संरचना प्रस्तुत कर रहे हैं जागा हिंदुस्तान। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा ऐ वतन वतन ऐ मां जननी तूने दिया है जीवन तूने दिए आराम जननी तेरा प्यार है मन में होठों पे तेरा नाम जननी अब तो एक ही धुन है आए तेरे काम जाग जाग हिंदुस्तान है और जाग जाग हिम्मत है रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है जागा जागा हिंदुस्तान है और जागी जागी हिम्मत है रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है जागा हिंदुस्तान
सपने ये है वतन के हर किसले को जगमगाना हम सिखा दें। सपने ये है कि खामोश होठों पे कोई तराना हम सजा दें। ऐ वतन 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 ऐ भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इंकलाब की बोली से। एक पृष्ठ तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। इन युवाओं ने अपने अपने सपने चुन लिए हैं, बुन लिए हैं उन्हें विश्वास की अटूट डोरी से। जागा हुआ भारत सूर्य की ऊर्जा समेटे हुए है। आज का युवा अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की प्रचंड लौ जलते हुए महसूस कर रहा है। वो आह्वान कर रहा है, धरा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला। धरा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला। विजय तेरी हो जय तेरी ज्योति सी जला जला। भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क। अग्नि सा धधक धधक हिरण सा सजग सजग। सिंह सी दहाड़ कर शंख सी पुकार कर। रुके न तू थके न तू झुके न तू थमे न तू। सदा चले रुके न तू रुके न तू झुके न तू। धरा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला। विजय तेरी हो जय तेरी ज्योति सी जला जला। अब एनसीसी के कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं अनन्य देशभक्ति भावना से भरा हुआ ये नृत्य। रचना है बाल कवि बैरागी की। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। हठीले 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 हठीले। आन बान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, पैदा करती दीवाने। हठीले दीवाने। आन बान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, पैदा करती दीवाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, माँ की खातिर मर जाना। जहाँ सिखाया जाता केवल अपना वचन निभाना, अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से जहाँ कहे कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बना। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, पीठ दिखाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कल कल करती। हर किनों के जिस धरती के मोती से मांगे भरती। आजादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी। मेघ साबले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गवाना क्या जाने, मान गवाना क्या जाने। हाथ बढ़ाना क्या जाने,
हाथ बढ़ाना क्या जाने, पीठ दिखाना क्या जाने, पीठ दिखाना क्या जाने, शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हकीले, शीश झुकाना क्या जाने, हकीले, हकीले, शीश झुकाना क्या जाने, हकीले, हकीले, शीश झुकाना क्या जाने। जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो ना हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो ना हो हमारा तिरंगा रहे सदा। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अपने स्वतंत्रता वीरों क्रांतिकारियों के वंशज हैं हम। हवाओं का रुख कैसे बदला जाता है खूब जानते हैं हम। शेखर, सुभाष, अशफाक की धरा है ये, क्रांति का प्रवाह कभी मिटने ना पाएगा। अभी आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, टैब्लो, आर्टिस्ट्स और एनएसएस और एनसीसी की तरफ से। देशवासियों, विकास के बढ़ते कदम विपदा से रुके नहीं, क्योंकि खुद को इस देश का प्रधान सेवक मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की मिट्टी से वादा किया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। आपदा में आशा के बीज बोकर, विपदा में भी विश्वास और विकास के नए रंग भरकर, भारतीयों के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी मानो एक देवदूत की तरह इस देश के प्रधान रक्षक बने रहे। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमें शुभकामनाएं दें, हमारा मार्गदर्शन करें। मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री किरण रिजिजू जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी और देश भर से यहाँ आए हुए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कोरोना ने वाकई बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। मास्क, कोरोना टेस्ट, 2 गज की दूरी, ये सब अब ऐसा लग रहा है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पहले जब फोटो निकालने जाते थे तो कैमरामैन कहता था स्माइल, अब मास्क के कारण वो भी बोलता नहीं है। यहां भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह बैठने की व्यवस्था करनी पड़ी है, काफी फैलाव रखना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका उत्साह, आपकी उमंग, उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है, वैसी की वैसी। साथियों, आप यहां देश के अलग अलग कोने से आए हैं। यहां देश के दूर सुदूर जनजातीय क्षेत्रों से आए साथी हैं। एनसीसी, एनएसएस के ऊर्जावान युवा भी हैं और राजपथ पर अलग अलग राज्यों की झांकी, अलग अलग राज्यों का संदेश बाकी देश तक पहुंचाने वाले कलाकार साथी भी हैं। राजपथ पर जब आप जोश के साथ कदम ताल करते हैं तो हर देशवासी जोश से भर जाता है। जब आप भारत की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत की झांकी दिखाते हैं तो हर देशवासी का माथा
गौरव से और ऊंचा जाता है। और मैंने तो देखा है कि परेड के समय मेरे बगल में कोई न कोई देश के प्रमुख रहते हैं, इतनी सारी चीजें देख करके उनको बड़ा सरप्राइज होता है, बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं देश के किस कोने में है, क्या है, कैसा है। जब हमारे आदिवासी साथी राजपथ पर संस्कृति के रंग बिखेरते हैं तो संपूर्ण भारत उन रंगों में रंग जाता है, झूम उठता है। गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही हमारे सामरिक सामर्थ्य को भी नमन करती है। गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है। मैं आपको 26 जनवरी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपसे एक आग्रह भी है, अभी दिल्ली में ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, जो साउथ से आए होंगे उनको तो परेशानी और होती होगी, और आप कई दिन से यहां हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग, जैसा मैंने कहा, सर्दी के आदी नहीं है। इतनी सुबह उठकर आपको ड्रिल के लिए निकलना होता है। मैं यही कहूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। साथियों, इस वर्ष हमारा देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है, और इसी वर्ष हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। अब देश ने यह तय किया है कि नेताजी के जन्मदिवस को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे। कल पराक्रम दिवस पर मैं उनकी कर्मभूमि कोलकाता में ही था। आजादी के 75 वर्ष, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, नेताजी का शौर्य, उनका हौसला, ये सब कुछ हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम में से अधिकतम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन सर्वस्व न्योछावर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का अवसर जरूर दिया है। हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हमें करते ही रहना चाहिए। साथियों, ये गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के दौरान आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। भारत यानी राज्य अनेक, राष्ट्र एक। भारत यानी समाज अनेक, भाव एक। भारत यानी पंथ अनेक, लक्ष्य एक। भारत यानी
रिवाज अनेक, मूल्य एक। भारत यानी भाषाएं अनेक, अभिव्यक्ति एक। भारत यानी रंग अनेक, तिरंगा एक। अगर एक पंक्ति में कहें तो भारत में रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की यह शाश्वत भावना देश के हर कोने में प्रकट हो रही है, मजबूत हो रही है। आपने भी देखा और सुना भी होगा कि मिजोरम की 4 साल की बालिका, उसने वंदे मातरम जब गाया तो सुनने वाले को गर्व से भर देता है। केरल के स्कूल की एक बच्ची जब कठिन परिश्रम से सीखकर एक हिमाचली गीत बड़े परफेक्शन के साथ गाती है तो रास की ताकत महसूस होती है। तेलुगु बोलने वाली एक बिटिया जब अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बड़े रोचक ढंग से हरियाणवी खान पान का परिचय देती है तो हमें भारत की श्रेष्ठता के दर्शन होते हैं। साथियों, भारत की इसी ताकत से देश और दुनिया को परिचित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक पोर्टल बनाया गया है। और आप तब तो डिजिटल जनरेशन वाले हैं तो जरूर वहां जरूर जाइएगा। इस पोर्टल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पोर्टल बनाया है, उस पर जो व्यंजन विधियों का सेक्शन है, उस पर 1000 से भी अधिक लोगों ने अपने प्रदेश के व्यंजन साझा किए हैं। कभी समय निकालकर आप इस पोर्टल पर को जरूर देखिएगा और परिवार में भी कहिए, जरा आज मां बताओ, ये आपको बहुत आनंद आएगा। साथियों, बीते दिनों कोरोना काल में स्कूल कॉलेज आदि बंद होने पर भी देश के युवाओं ने डिजिटल माध्यम से अन्य राज्यों के साथ वेबिनार किए हैं। इन वेबिनार्स में म्यूजिक, डांस, खान पान की अलग अलग राज्यों की अलग अलग शैलियों पर बड़ी विशद चर्चाएं की हैं। आज सरकार की भी कोशिश है कि हर प्रांत, हर क्षेत्र की भाषाएं, खान पान और कला का पूरे देश में प्रचार प्रसार हो। देश में भारत के हर राज्य के रहन सहन, तीज त्योहार के बारे में जागरूकता और बढ़े। विशेष तौर पर हमारी समृद्ध आदिवासी परंपराओं, आर्ट एंड क्राफ्ट से बेहद देश बहुत कुछ सीख सकता है। इन सबको आगे बढ़ाने में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान बहुत मदद कर रहा है। साथियों, आजकल आपने सुना होगा, देश में बहुत बोला जाता है, सब दूर सुनाई देता है, वोकल फॉर लोकल। जो अपने घर के आसपास चीजें बन रही हैं, स्थानीय स्तर पर बन रही हैं, उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोत्साहित करना, यही है वोकल फॉर लोकल। लेकिन ये वोकल फॉर लोकल की भावना तब और मजबूत होगी जब इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से शक्ति मिलेगी। हरियाणा की किसी चीज की संबंध में मैं तमिलनाडु में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। केरल की किसी चीज का मैं हिमाचल में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। एक क्षेत्र के लोकल प्रोडक्ट पर दूसरा क्षेत्र भी गर्व करेगा, उसे प्रोत्साहित करेगा,
तभी लोकल प्रोडक्ट की पहुंच देश भर में होगी, उसमें एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनने की ताकत पैदा होगी। साथियों, ये वोकल फॉर लोकल, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, इनकी सफलता आप जैसे नौजवानों पर टिकी हुई है। और आज जब मेरे सामने एनसीसी और एनएसएस के इतने सारे नौजवान हैं, उनको तो शिक्षा दीक्षा शिस्त सब यही दिया जाता है। मैं आज आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूं, और देश भर के हमारे एनसीसी के नौजवान मुझे जरूर इस काम में मदद करेंगे। आप एक काम कीजिए, सुबह उठ करके रात को सोने तक जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, कंघा हो, कुछ भी, घर में एसी हो, मोबाइल फोन हो, जो भी, जरा देखिए तो कितनी चीजों की आपको जरूरत होती है दिन भर में, और उसमें से कितनी चीजें हैं जिसमें हमारे देश के मजदूर के पसीने की महक है, कितनी चीजें हैं जिसमें हमारे इस महान देश की मिट्टी की सुगंध है। आप चौंक जाएंगे, जाने अनजाने में इतनी चीजें विदेश की हमारे जीवन में घुस गई हैं, हमें पता तक नहीं है। एक बार उस पर देखेंगे तो पता चलेगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का सबसे पहला कर्तव्य हम ही से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास कोई विदेशी चीज है तो कल जाके फेंक दो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई अच्छी चीज हो, हमारे यहां न हो, तो उसको लेने से मना करें, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमें पता तक नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एक प्रकार से गुलाम बना दिया है, मानसिक गुलाम बना दिया है। मेरे नौजवान साथियों से मैं आग्रह करूंगा, एनसीसी एनएसएस के शिस्तबद्ध नौजवानों से आग्रह करूंगा, आप अपने परिवार के सबको बिठा करके जरा सूची बनाइए, एक बार देखिए, फिर आपको कभी मेरी बात को याद नहीं करना पड़ेगा। आपकी आत्मा कहेगी कि हमने हमारे देश का कितना नुकसान कर दिया है। साथियों, भारत आत्मनिर्भर किसी के कहने भर से ही नहीं होगा, बल्कि जैसा मैंने कहा, आप जैसे देश के युवा साथियों के करने से ही होगा। और आप ये तब और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आपके पास जरूरी स्किल सेट होगा। साथियों, स्किल के, कौशल के इसी महत्व को देखते हुए ही 2014 में सरकार बनते ही स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष मंत्रालय बनाया गया। इस अभियान के तहत अब तक 5.5 करोड़ से अधिक युवा साथियों को अलग अलग कला और कौशल की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कौशल विकास के इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार में मदद भी की जा रही है। लक्ष्य ये है कि भारत के पास स्किल युवा भी हो और स्किल सेट के आधार पर उन्हें रोजगार के नए अवसर भी मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं के कौशल पर ये फोकस भी देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रस्तुत किया है। आप भी उसको देख पाएंगे। इसमें पढ़ाई के साथ साथ ही पढ़ाई के उपयोग यानी एप्लीकेशन पर भी उतना ही बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कोशिश ये है कि युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी दी गई है।
उनको कब पढ़ाई करनी है, कब पढ़ाई छोड़नी है और कब फिर से करनी है, इसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। कोशिश यही है कि हमारे विद्यार्थी जो कुछ खुद से करना चाहते हैं वो उसी में आगे बढ़ें। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार वोकेशनल एजुकेशन को एजुकेशन की मुख्य धारा में लाने का गंभीर प्रयास किया गया है। कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को स्थानीय जरूरतों और स्थानीय व्यवसायों से जुड़ा अपनी रुचि का कोई भी कोर्स चुनने का विकल्प दिया गया है। ये सिर्फ पढ़ाने के कोर्स नहीं होंगे, बल्कि सीखने और सिखाने के कोर्स होंगे। इसमें स्थानीय कुशल कारीगरों के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी मेडिकल स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का भी लक्ष्य है। मैं आज आपको ये विस्तार से इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आप जितना जागरूक होंगे उतना ही आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। साथियों, आप सभी ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के असली कर्णधार है। एनसीसी हो, एनएसएस हो या फिर दूसरे संगठन हो, आपने देश के सामने आने वाली हर चुनौती, हर संकट के समय अपनी भूमिका निभाई है। कोरोना काल में भी आपने जो काम किया वॉलंटियर्स के रूप में, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जब देश को, शासन प्रशासन को सबसे अधिक जरूरत थी, तब आपने वॉलंटियर्स के रूप में आगे आकर व्यवस्थाएं बनाने में मदद की। आरोग्य सेतु ऐप को जन जन तक पहुंचाना हो या फिर कोरोना संक्रमण से जुड़ी दूसरी जानकारियों को लेकर जागरूकता, आपने प्रशंसनीय काम किया है। कोरोना के इस काल में फिट इंडिया अभियान के माध्यम से फिटनेस के प्रति अवेयरनेस जगाने का आपका रोल महत्वपूर्ण रहा है। साथियों, जो आपने अभी तक किया उसको अब अगले चरण पर ले जाने का समय आ गया है। और मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी पहुंच देश के हर हिस्से, हर समाज तक है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको देश में चल रहे कोरोना वैक्सीन अभियान में भी देश की मदद करने के लिए आगे आना है। आपको वैक्सीन को लेकर सही जानकारियां देश के गरीब से गरीब और सामान्य से सामान्य नागरिक को देनी है। कोरोना की वैक्सीन भारत में बनाकर भारत के वैज्ञानिकों ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। अब हमें अपना कर्तव्य निभाना है। झूठ और अफवाह फैलाने वाले हर तंत्र को हमें सही जानकारी से परास्त करना है। हमें ये याद रखना है कि हमारा गणतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि ये कर्तव्य की भावना से संकल्पित है। इसी भावना को हमें मजबूत करना है। इसी से हमारा गणतंत्र भी मजबूत होगा और आत्मनिर्भरता का हमारा संकल्प भी सिद्ध होगा। आप सभी को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व में शरीक होने का अवसर मिला है। मन को घड़ने का, देश को जानने का और देश के लिए कुछ न कुछ करने का, इससे बड़ा संस्कार कोई और नहीं हो सकता है जो सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि 26 जनवरी के इस भव्य समारोह के बाद जब यहां से घर लौटेंगे तो आप यहां की अनेक चीजों को याद रख करके जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये कभी नहीं भूलना कि हमें देश को अपना
सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना ही है, करना ही है, करना ही है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको प्रेरणा दी, शुभकामनाएं दी। हम हृदय से आभारी हैं माननीय आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के साथ संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें एक बेहतर मौका मिला है, न केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का, बल्कि देश के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं ये कर दिखाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल ने बहुत सी तब्दीलियां की हैं, लेकिन इन तब्दीली में आपदा में अवसर का एक नया अवसर, एक किस तरह से एक नया दृष्टिकोण लाया जाए, ये भी सिखाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो प्रतिभागी हैं, जो देश के विभिन्न कोने कोने से आए हैं, अनेकता में एकता को दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे चाहे रंग अलग हैं लेकिन तिरंगा एक है। हमारे देश में राज्य अलग हैं, विभिन्न संस्कृति अलग है, लेकिन जो हमारे देश में एक अनेकता में एकता का संकल्प है वो एक है, वो अलग है, और वो ही जो है संसार में इसे सबसे अलग बनाता है, सबसे अच्छा बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रोत्साहन दिया कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह न केवल राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति का मौका उनको मिला है, अवसर उनको मिला है, बल्कि किस तरह से अपने देश के एक राज्य की परंपरा को दूसरे राज्य में अपनाकर उसको आगे बढ़ाकर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देकर, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर, और इसके लिए इसे ग्लोबल बनाने की एक प्रक्रिया को लेकर ये काफ़ी अहम हो जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बेहद सावधान रहने की भी ज़रूरत है खुद कोरोना से, और सावधान सबको बनाने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को बनाया है और इसके लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत का नाम रोशन किया है, उस वैक्सीन के प्रति जागरूक करने की भी जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। और अब हम आपको ले चलते हैं इफ्फी के समापन समारोह में गोवा। जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। पल का जीना फिर
तो है जाना एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना है मेरे दिल तू गाए जा आए आओ आए आ है मेरे दिल तू गाए जा आए आओ आए आ इश्क जैसे है एक आंधी इश्क है एक तूफान इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान इश्क में सब दीवाने हैं इश्क में सब हैरान इश्क में सब कुछ मुश्किल है इश्क में सब आसान देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे हो हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे
खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। To our wonderful performers, ladies and gentlemen, please put your hands together to say thank you for that absolutely rousing, energetic and exuberant performance by these fantastic dancers. Thank you, ladies and gentlemen, who are all backstage now, and ladies and gentlemen who are in front of the house. The 51st edition of IFFI also celebrates those legends and stalwarts who have contributed immensely to the art of cinema. They have given all of us innumerable memories which are going to stay with us forever. On this very special platform, we would like to give a special mention to a legend. During our opening ceremony, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Government of India, Shri Prakash Javadekar, announced the winner of this year's Indian Personality of the Year award. Ladies and gentlemen, please give the warmest applause for the 51st edition of IFFI's Indian Personality of the Year, Shri Biswajit Chatterjee. He is an Indian actor, producer, director, singer and politician, known for his work in Hindi and Bengali cinema. He is famous for his roles of Kumar Vijay Singh in 1962's thriller 20 Saal Baad, Raja Amit Kumar Singh in 1964's musical drama Kohra, Ashok in 1964's romantic film April Fool. IFFI would like to express our deepest gratitude to Shri Biswajit Chatterjee for his invaluable contribution. Can we have the AV, please? আমি বিশ্বজিৎ, আমার আসল নাম বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। एज ए कलाकार, एज एन आर्टिस्ट मैं कुछ बनना चाहता था, और वो बनना चाहता था सिर्फ बंगाल में नहीं। मैं शुरू से मेरा दिल में एक था कि मैं ऑल इंडिया एक्टर बनूं। रक्ताक्त बांग्ला, तो वो भी एक मेरी ज़िंदगी में मेमोरेबल फिल्म है, क्योंकि मैं एक इंडियन होके बांग्लादेश की पहला जो फीचर फिल्म है, जो थिएट्रिकल रिलीज हुई थी, उस फिल्म में मैंने काम किया। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। अगर कोई अंदर से, मतलब दिल से, अगर उसके अंदर इतना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ बन सकता हूँ, उसके सामने जितनी भी मुसीबतें आए वो अपने आप पे भरोसा रखें और अपने ट्रैक से ना हिले, उसी ट्रैक
पे रहना चाहिए, डट के रहना चाहिए और उसको अचीवमेंट अल्टीमेटली उसको मिलेगी। माँ जी, ये आप कैसे भूल गए कि आपका एक वो बेटा भी है